उनमें बहुत शुभ अवसर पे हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं चौधरी सूरज मिल जी का नमन करता हूँ। आप मंच पे हैं, विराजमान, अध्यक्षता कर रहे हैं आज इस बैठक। और शुभ अवसर ये है कि आपके प्रिय, क्योंकि उनने और इस पूरे क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी से आपने विशेष लगाव माना। उनकी इस दल को आपने खड़ा किया, निर्माण किया। जब जब आवश्यकता हुई चौधरी अजीत सिंह जी को आपने ताकत दी, और आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगा, क्योंकि समय बदलेगा, समाज भी बदल रहा है, बहुत चीजें बदल जाएंगी, लेकिन जो आपने निर्माण किया है तो एक स्थायी रूप से आने वाली पीढ़ियों को भी पता रहेगा कि हमारा गौरवशाली इतिहास, और उस इतिहास का वर्णन जब उनको सुनाया जाएगा और इस बात को वो समझेंगे कि हमारी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे हम लोग विकसित हुए, तो वह अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन कुछ चीजें हमेशा समाज को याद रखनी चाहिए। और उनमें से सही कहा था, अभी मैं सुन रहा था, आलम साहब भी कह रहे थे और भी वक्ताओं ने बात कही, पुरानी बातें याद दिलाई। एक बात तो सच्ची है कि चौधरी चरण सिंह अब दोबारा आपको मिलने वाले नहीं है। उनका जैसा नेतृत्व, ईमानदारी और काफी हद तक सरलता, उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। उन्होंने किताबें भी लिखी, और जो लोग बताते उस समय सभाओं में जब वे अपने आंकड़े बताते थे, ग्रामीण समाज, ग्रामीण अंचल से लोग आके उनको सुनते थे। बहुत चीजें उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो ये जानते थे अगर चौधरी चरण सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सोच विचार कर कह रहे होंगे, सोच समझ कर कह रहे होंगे, हमारी हित की बात कह रहे होंगे। और उस विश्वास के साथ लोगों ने उनको ताकत दी। चौधरी चरण सिंह जी लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणालियां, जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर, जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते थे। और उस व्यवस्था से आपको उन्होंने जोड़ा। पहले तो दूसरी व्यवस्था देश पे कायम, देश आजाद हो गया था, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे ग्रामीण समाज का व्यक्ति भी इस देश में ऊंचे पायदान पर कभी बैठ पाए। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने उस लोकतांत्रिक रास्ते के सहारे और आपके विश्वास के माध्यम से गांव के कितने बड़े भोले भाले अच्छे सज्जन व्यक्तियों को राजनीतिक मुख्यधारा में जगह दी, उनको बढ़ाया। और आज जब आप देश के मानचित्र पे देखते हो, 80 के 90 के दशकों को, राजनीतिक इतिहास के बारे में सोचते हो, कितने बड़े बड़े नेता आज भी हैं जिनकी शुरुआत कभी चौधरी चरण सिंह जी ने उनको प्रेरणा दी होगी, या कभी उनके दल के माध्यम से उनको कभी टिकट मिला और सबसे पहला चुनाव वो उन्होंने लड़ा, जनता के बीच वो गए और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया कि चौधरी चरण सिंह जी के नुमाइंदे हमारे बीच आए। और आज जब वे लोग, मैं उनसे मिलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा प्यार देश भर में, चौधरी चरण सिंह जी की इतनी बड़ी पहचान। और वो अकेले मेरे लिए नहीं है, वो अकेले मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए भी। आप भी देश के किसी दफ्तर में घुस के कह सकते हो कि हम चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, और आपको इज्जत मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी। आपको जो सामने सरकारी कुर्सी में जो बैठा होगा व्यक्ति, वो ये बात समझेगा कि ये न्यायप्रिय लोग हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार से व्यवहार करो उसके साथ, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। तो बात सीधी सी है, एक राजनीतिक पहचान चौधरी साहब ने दी और बड़े बड़े काम किए।
इतने ज्यादा काम बड़े ऐतिहासिक उनके कलम से हुए हैं कि उसका प्रभाव आज भी आपके जीवन पे पड़ता है। लेकिन आज आप ये इस पे सोचिए, गौर कीजिए कि जो राजनीतिक पहचान आपकी थी, आज वे राजनीतिक आधार, वे दायरा नहीं है। हम लोगों को फैसला लेना होगा, हमें उस दायरे को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। आज इस देश में जब राजनीति दूसरे मुद्दों पे होने लगी है, क्या हम ये नहीं समझते कि हमारे मुद्दे तब मजबूत होंगे जब हमारा राजनीतिक दबदबा होगा, हमारी राजनीतिक संख्या बनेगी, हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, देश के सदन में गिनती बढ़ेगी, तभी हमारे मुद्दे सुने जाएंगे। वरना आप लोग सड़क पे भी बैठते हो, 13 महीने सड़क पे बैठ के किसानों ने जीत दर्ज की, लोगों ने की आंखें खुली, लोगों को ये पता लगा कि हाँ किसान वाकई दुखी है। लेकिन वो जीत भी अधूरी थी, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके आप गए, जिस बात को लेके आप गए, आपका दर्द ये था कि किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। जितनी मेहनत किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है, गांव के बच्चे कर रहे हैं, हमारे नौजवान, आगे क्या होगा? एक चिंता, क्योंकि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जमीन बहुत बढ़िया है, देश के राजधानी के करीब इलाके में आप रहते हो, अब एनसीआर में आपकी गिनती आ गई, संपन्नता भी है कुछ घरों में। यहाँ कुछ घरों में मैं देखता हूँ कि आपके अच्छे बाग भी हैं, मकान भी अच्छे बना लिए, गाँव में ट्रैक्टर भी हैं, ट्रैक्टर तो पहले खरीदते हैं, भले सामर्थ्य हो या ना हो, तो वो चीजें हैं। लेकिन वह तो एक ऊपर की परत है, थोड़ा सा कोरे दोगे तो पता लगेगा कि कितनी तंगी है, कितनी चिंताएं हैं। 5-10 बीघे का किसान भी ये सोच रहा है कि मेरी अगली पीढ़ी क्या करेगी, क्या करेगी, क्या सहारा उसका बन पाएगा। और अगली पीढ़ी से बैठ के बात करो, जिस तरह आपने खेतों में मेहनत की है, ये अगली पीढ़ी तो नहीं करने वाली है। इसके लिए नए औजार इसे देने पड़ेंगे, नई ट्रेनिंग इसको देनी पड़ेगी, नई शिक्षा इनको मिल पाए, नए काम इनको मिल पाए, ये बहुत बड़ी चिंता है इनके लिए। तो सब कुछ तहस नहस सा लगता है लोगों को, बहुत बड़ी चिंताएं हैं। और ऐसे वक्त पे जो सरकार आपके वोट से बनती है, वे इन मुद्दों पे बिल्कुल मौन है, शांत हैं। मैं देश के सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बन गया, लेकिन मुझे भी मायूसी होती है ये देखकर कि जो आपके सरोकार के जो मुद्दे हैं, जो जमीनी विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, देश के सदन के माध्यम से उनका समाधान नहीं हो पा रहा। देश के महामहिम राष्ट्रपति ने पहला अभिभाषण अभी दिया, उस पर भी चर्चा सदन में हुई, लेकिन आप गौर कीजिएगा कितने बड़े बड़े मुद्दे जिनकी चर्चा ही नहीं हो पाई। देश के राष्ट्रपति देश के संविधान के 53वें अनुच्छेद के अनुरूप देश के आर्मी के, मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर हैं, और उसी मिलिट्री के साथ मिलिट्री की पूरी जो भर्ती की व्यवस्थाएं थी पूरी तरह से बदल दी गई हैं। जो पहले पुरानी व्यवस्था थी पूरी तरह उसे चेंज कर दिया गया है। मिलिट्री का क्या स्वरूप बनेगा ये अभी अनिश्चितता है, ना आप समझ पा रहे हैं ना हम समझ पा रहे हैं। लेकिन 1-1.5 घंटे के अपने अभिभाषण में जो सुप्रीम कमांडर है मिलिट्री की, राष्ट्रपति हैं हमारी, वह एक शब्द इस पर नहीं बोल पाई कि जो नई योजना सरकार लाई है अग्निपथ, उसका अच्छा परिणाम क्या हो। 2021 में देश में गणना होनी थी। गणना का मतलब गिनती, सर्वेक्षण। दुनिया में सबसे बड़ी एक्सरसाइज प्रक्रिया होती है जिसके आधार पे सरकारों को जानकारी मिलती है, वो आधार मिलता है कि कैसे फैसले लिए जाएं, हमारे पूर्व में लिए गए फैसलों का क्या प्रभाव पड़ा है आपकी आय पे, कितना कर्जा आप पे है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, उनकी आर्थिक माली स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, कितने बच्चे हैं। हमने 2011 में किया, हर 10 साल में एक बार होना होता है, लेकिन अभी 2025 तक भी भारत की सरकार सेंसस कराने की स्थिति में नहीं है।
यानी 2025 में जो सर्वेक्षण होगा उसका भी अध्ययन होगा, इतनी बड़ा डेटा आंकड़े आते हैं उसको इकट्ठा करके देखा जाएगा, उसको अध्ययन होगा, तो आप 6 महीने 1 साल तो उसके ऊपर और लगा लीजिए, तो कुछ जाके 2026 में बात समझ में आएगी कि क्या हुआ। और उसमें भी जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई देश में। आप देश के सबसे बड़े राजधानी में भी किसी हाई कोर्ट में जाके चुनाव में बैठ के देखेंगे कि क्या माहौल है, तो पढ़े लिखे वकील भी देश के जब चुनाव लड़ते हैं तो उस आधार पर लड़ते हैं कि मैं किस जाति से आता हूं। शादी में, सामाजिक व्यवस्था में, काम में, हर चीज में हम कितना ही चालें, अभी भी हम जाति के उस चश्मे से को उतार नहीं पाए हैं, उससे चीजों से ऊपर उठ नहीं पाए। लेकिन आज भी भारत सरकार ये मानने को तैयार नहीं है, जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है सामाजिक न्याय, सब बराबर होंगे। ये कोई दुर्लभ आदर्श नहीं है, कोई दूर का तारा नहीं जिसे देख के हम सोचते हैं कि वाह, नहीं, ये असलियत हो जानी चाहिए। देश की आजादी के 75 साल में तो ये असलियत हो जानी चाहिए थी, ये देश की हकीकत होनी चाहिए थी कि गरीब और अमीर के बीच में फर्क खत्म हो जाएगा। लिंग भेद इस देश में, महिलाओं के पीड़न के विषय जो हम सब के लिए शर्म के विषय हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। कौन किस जाति में किस घर में पैदा होता है उस आधार पे जीवन भर के लिए किसी को कलंकित नहीं किया जाएगा। कौन किस धर्म को मानता है उस आधार पे, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या बोलता है भाषा, उस आधार पे कोई भेद इस देश में नहीं होगा, क्योंकि सबकी वोट बराबर है, सबको संविधान है। लेकिन ताली आप बजा रहे हो, लेकिन कितनी दूर की बात लग रही है कि हाँ ये होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आज है तो नहीं। और कैसे पूरा करोगे इसको, जब सरकार ये सूचना इकट्ठा करना ही नहीं चाहती कि जो पिछड़े जाति के और अनुसूचित जाति के जो सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा वर्ग है, उसकी कितनी संख्या सरकार में, मुख्यधारा में, नौकरियों में है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी चिंताएं क्या हैं। सर्वेक्षण में जाति गणना को ये भारत की सरकार कराना नहीं चाहती। मैं याद दिलाता हूं, मोदी जी जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, बेरोजगारी के सवाल पे उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था सरकार पे तो डेटा ही नहीं है, तो सरकार उपाय क्या करेगी जब सरकार पे जानकारी नहीं है। दोनों कान और आंख बंद कर लो, लेकिन समस्या का हल नहीं निकलता। जैसे ऑस्ट्रिच की तरह मिट्टी के अंदर आप सर डाल लो, समस्या है, वो ज्यों के त्यों बनी रहेगी और तनाव बढ़ता जा रहा है। आज भी देश में ये स्थिति है कि कुछ समाज के गरीब वर्ग के लोगों को शादी पे घोड़ी में नहीं चढ़ने दिया जाता। मोहल्ले पे राजस्थान में कई ऐसी घटना होगी, देश के हर कोने में हो रही, प्रदेशों में हो रही है, कि आप मोहल्ले में उनके एक समाज के मोहल्ले में दूसरे समाज के व्यक्ति चल के नहीं जा सकते। तो जैसे अलग थलग शायद सदियों पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, जो कुरीतियां थी, आज भी वो ज्यों के त्यों बनी हुई है। अब हम और आप तो ये नहीं चाहते। जिसने चौधरी चरण सिंह जी के शब्द सुन लिए, प्रेरणा उससे ले ली, बाबा भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरणा ले ली, पढ़ ली उनकी किताबें, तो आंखें खुल जाती हैं उस व्यक्ति की, सोचने का, विचार करने की क्षमता उस आदमी की विकसित हो जाती है, और वो देखने लगता है कि हम आपस में फर्क क्यों करें, हिंदू मुसलमान आपस में बैर क्यों करेगा। जब गले लगाएगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी। जब हिंदू मुसलमान मिलकर ईद और होली मनाएगा, दिवाली मनाएगा, उसकी ताकत बनेगी, देश मजबूत होगा। लेकिन आज भी वो ताकतें हावी हैं जो चाहती हैं कि मुसलमान के मोहल्ले में रहेगा, और होली और दिवाली के समय हम अपना भारत का ध्वज लेके और आपत्तिजनक बयान लेके और एक मॉब बना के चलेंगे। भाई त्योहार तो खुशी के पल होते हैं। मेरा तो मन अब त्योहार मनाने का नहीं रह गया। मैंने बचपन में सारे त्योहार मनाए, घर में मनाते देखे हैं। हर त्योहार के पीछे कोई मिठाई होती है, विशेष मिठाई बनती है उस पर्व पे। घर के मोहल्ले के दूर दराज के लोग आते थे, घरों में घर के दरवाजे खुले होते थे और दावत होती थी, जिसकी क्षमता होती थी वो दावत देता। लेकिन आज वो माहौल तो नहीं है। भले लोग अब त्योहारों में बच्चों को कहते हैं, बेटा बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, बेकार में, फिजूल में मुकदमेबाजी होती है, मुकदमे लिखे जाते हैं।
झगड़े पुराने पनप रहे होते हैं संपत्ति के, घर में तनाव होते हैं, और जब प्यार होता है तो धाड़ धाड़ हो जाती है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति समाज की। लेकिन हम और आप तो बदलना चाहते हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो बदलना नहीं चाहते। ये देश में इसको बदलना है, इन चीजों को, तो सामाजिक क्रांति की जरूरत है। जो सामाजिक क्रांति एक समय जो चिंगारी आपने चौधरी चरण सिंह जी के समय चलाई, बहुत लोग रहे, क्रांतिकारी लोग रहे, बाबा श्यामल, विजय पथिक जी, हम उनकी जयंती मनाने राजस्थान गए, पता लगा कितनी बड़ी शख्सियत, कितनी बड़ी उन्होंने क्रांति करी, कैसे क्रांतिकारी उनके विचार थे। तो आपने चौधरी साहब की मूर्ति लगाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उससे आप प्रेरणा लेंगे, अगली पीढ़ियां पढ़ेंगी, समझेंगी। बहुत कुछ हमें करना है। गन्ने की आपको पता है क्या स्थिति है, यहां जो मिले हैं, इस साल में गन्ना आपने डाल दिया है, इस साल का 1 भी रुपए का जो आपका भुगतान था, मुजफ्फरनगर में हो या शामली में हो, मैं आपसे पूछूंगा क्या भुगतान इस साल का किसी को मिला है? किसान जानबूझ के देरी की सरकार ने घोषित करने में भाव को, क्या आप भाव ना मांग पाए, भुगतान ना मांग पाए। और सारी बात है, अब तो वो जमाना नहीं रहा कि चीज छुपती है। आपको सारा पता है, जो कहते थे 15 लाख बाहर से पैसा काला धन आएगा, काला धन आप में बटेगा, तो कौन हिसाब ले रहा है? चौकीदार तो चोर है। आपको ही हिसाब लेना पड़ेगा, आप ही को पूछना पड़ेगा, भाई जाति गणना क्यों नहीं कर रहे, 14 दिन में भुगतान क्यों नहीं कर रहे। आज आलू किसान का क्या दुर्दशा है कि आलू 4.5-5 रुपए, उसकी लागत 10 रुपए की है। क्या करेगा किसान? कोल्ड स्टोरेज से, जिस कोल्ड स्टोरेज में किसान डाल रहे हैं उससे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, कहां लागत उनकी पूरी होगी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार ये देखे। और ऐसे वक्त पर बिजली की बिलों की 23% तक, आपके जो गांव की जो बिजली है, घरेलू जो बिजली है, 23% वृद्धि का प्रस्ताव आपकी प्रदेश की सरकार ने आयोग को दिया। इंडस्ट्री से कम दिया, क्योंकि इंडस्ट्री को तो बढ़ावा देना है और किसानों को लूटना है। ये भी तो सरकार देखे क्षमता किसकी कितनी है। उद्योगपति दे सकता है, लेकिन ये भोला वाला काश्तकार आज वो बिजली का बिल देने की स्थिति में नहीं है। तो लगातार विरोध भी आप कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से चिट्ठी भी हम लोगों ने लिखी, संदेश भी लिखा, लेकिन योगी जी जागे नहीं, वो गहरी नींद में सो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता। और उनके बारे में कहते हैं कि जी कितना बढ़िया आदमी, ना आगे ना पीछे, इससे तो बढ़िया वो है जिसका परिवार हो। क्योंकि जो इसके परिवार होते हैं वो सोचता है भाई आगे क्या होगा, ये इनको तो कोई चिंता ही नहीं है। इन्हें तो वो बनी दिख रही, इनकी माँ जो इन्हें सता रही है, जो आपको सता रही है खेतों में। मैं आपको यही कहूंगा, ठीक है नौजवानों की बात होती है ना, लेकिन ये आप सोचो, आज भी आपकी संगठन की बहुत शक्तियां हैं। राजपाल शाही जी ने बात कही, बिल्कुल सही की। भाई सामने वाले झूठ बोल सकते हैं, बोल रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जो बात उन पे घेरा जाता है तो दूसरी बात लेके आ जाते हैं कि पुरानी बात भूल जाए लोग। बिल्कुल बिल्कुल बोले, झूठ बोले, बड़ी बड़े झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारा आदमी भी, आप भी बात समझ जाना जानते हो, अपनी बात कैसे समझाई जाती। आप सबकी जो एक एक यहां बैठे हैं, आप सबका बहुत बड़ा दायरा है, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है काम करने की। मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, 10 गुना मुझसे ज्यादा मेहनत आप कर सकते हैं। और अगर मैंने ये ठान ली, चौधरी अजीत सिंह जी के जयंती पे हमने जन्मदिन पे उसको शुरुआत की, इस संसद के सत्र के बाद एक व्यवस्थित तरीके से उस अभियान के तहत मैं गांव गांव में जाऊंगा। अगर मैं कर सकता हूं काम, तो मुझसे 10 गुना ज्यादा काम आप कर सकते हैं। और आज स्थिति यह है, मैंने गांव में जाके देखा, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, ये सब हवाई तंबू हैं।
कि बीजेपी का इतनी शाखा है और आरएसएस है और ये कितने संगठन हैं, ये सब सरकारी तंत्र से मौज लेने में व्यस्त है। इनकी मीटिंग होती रहती है, चाय पानी का इंतजाम होता रहता है, ये उसमें मस्त हैं। गांव में धरातल पे लोगों के घर में दरवाजा खटखटा के लोगों के पूछने, तुम कैसे हो भाई, क्या तुम्हारी चिंता है, हम तुम्हारे लिए क्या सेवा कर सकते हैं। आज कोई गांव में नहीं जा रहा, मैं पूछूं कोई उनमें कोई आया कि किसी पार्टी का कोई प्रतिनिधि। लेकिन आप अगर कहीं जाओगे तो आपको सत्कार भी दिया जाएगा, बैठाया भी जाएगा बगल में, आपकी बात भी सुनेगी और सब लोग उस बात को समझेंगे, क्योंकि आप उनके भले की बात कह रहे हो, भलाई की बात कर रहे हो। किसान की पार्टी होनी चाहिए, किसान की ताकत होनी चाहिए, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो आज आप सब संकल्प लें कि हम सब इस आने वाले वर्ष में प्रयास करेंगे, क्योंकि 24 में कोई मजबूरी नहीं है। ये बताया जाता है देश में क्या करोगे, कोई मजबूरी है, मजबूरी में वोट करोगे। ये अपने लोगों को ताकत देने के लिए वोट करोगे, अपने मुद्दों को जिंदा रखने के लिए वोट करोगे, अपने परिवारों के भविष्यों के लिए वोट करोगे। हम जहां खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं, और कोई कारण होंगे कि हम विरोध की भाषा बोलते आए, ठीक है, हमारे जज्बे में रहा है। क्षेत्र में तो हमेशा मजा आता है लोगों को, धारा के साथ चलने में इतना मजा नहीं आता जितना अलग खड़े होकर अपनी बात रखने में आता है। लेकिन हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियां हैं। इस सरकार ने किसान के अन्नदाता के साथ घोर अन्याय किया, और इस सरकार झगड़े को बढ़ावा देती है, हिंदू और मुसलमान दो भाइयों को लड़ाने का काम करती है, इसके अलावा तीसरा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए निजात पाना है। नौजवानों को मैं खास तौर से कहता हूं, मैंने नाम लिया था विजय सिंह पथिक जी का, जरा पढ़ना, कितने क्रांतिकारी विचार हैं। और उनकी एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे, इच्छा है तो ये है कि इस जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। तो दमन नहीं रहना चाहिए। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।